ये बात है उन दिनों की जब मैं मुंह बनाकर बैठा हुआ था। तभी अचानक से मोबाइल में एक एसएमएस आता है। जब मैं उसे खोल के देखता हूँ तो वो यूट्यूब का कमेंट होता है जहाँ पर लिखा होता है कि हेलो सर, वायरस का भी एक वीडियो अपलोड करिए ना। जिसे देखने के बाद हमारे तन बदन रोम रोम से सिर्फ खुशी झलक रही थी। इसलिए नहीं कि ये वीडियो बनाना है, इसलिए कि वहाँ पे सर लिखा था। इस खुशी को पहले साइड करते हुए हमने जल्दी जल्दी में साक्षी जी को कमेंट किया। जल्दी से लिखा कि जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी, देरी के लिए माफ़ करिएगा। और लेट के बिल्कुल चरण को स्पर्श करते हुए चरण स्पर्श साक्षी जी। ये बात लिख के हमने एसएमएस किया। उसके बाद कुछ ही देर बाद उनका रिप्लाई आया। उसमें लिखा था, अरे नहीं नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। बहुत तकलीफ होती है। इसे पढ़ते ही हमारे तन बदन में आग लग गई। उन सपनों पर पानी फिर गया जो अभी कुछ देर पहले हमने सर के नाम पे देखा था। वो फ्यूचर टीचर वाला सपना सच होते हुए देखा था, पर एक वर्ड भाई और साहब, इससे हमारा सपना तोड़ दिया। फिर हमने अपने आप को ठीक किया कि ऐसी भी कोई बात नहीं है, एक बार तो पर सर लिखा ही था तो एक बार तो सर माना ना, कोई नहीं, चलता है इतना चलता है। कुछ ऐसा करिए कि ये इंसान फिर से वो चीज़ लिख के दिखाए जो इसने पहली बार लिखा था। तो इस मानसिकता के साथ हम आगे बढ़े। उसके बाद इनका सेकंड कमेंट हमने पढ़ा। वहाँ पे लिखा था, वैसे यूनिट वाइज वीडियो अपलोड करेंगे तब ज़्यादा लोग आपकी वीडियो को देखेंगे, क्योंकि वाईटी पर यानी कि यूट्यूब पर शॉर्टकट लिखा है इन्होंने। बीएससी और एमएससी इन सबको फ्री में ज़्यादा लोग पढ़ाते नहीं हैं, तो सब आपका ही देखेंगे, सिंपल सी बात है। इस बात से हम बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन इससे ज़्यादा हम दुखी भी हुए कि हमारा देखेंगे सब क्या। खैर छोड़िए, बाकी इनकी बात ये है कि पहले इस कंडीशन से हम गुजर, साल भर पहले हम भी इन्हीं सभी कंडीशन में थे। वहाँ पे भी ऐसा ही होता था कि कोई पढ़ाता रहता था, कुछ दिन बाद 3-4 वीडियो डालने के बाद कहता था ये वीडियो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, आप इसके लिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। बस उन्हीं कंडीशन से गुजरने के बाद हमने सोच लिया था कि नहीं बच्ची ना, हम जब लायक हो जाओ तो ऐसा ना करूँ, हम कुछ भी करूँ लेकिन ऐसा ना करूँ। जो उनके पास जाते हैं वो जाए, लेकिन जो नहीं जाते हैं, जो चाहते हैं कि वो कहीं से मिल जाए, हम पढ़ लें, तो उनके लिए तो हम कुछ ना कुछ करूँ। फिर हम आ गए, और क्या ही बताऊँ, अभी ज़्यादा तारीफ हो जाएगी तो नहीं, हमको ही मिल के गरियाएंगे। और दूसरा रीज़न ये भी है, वो एक तरीके से सही भी थे, क्योंकि उनके पास टीम मेंबर है, उनको पैसा देना पड़ता है, ये वो करना पड़ता है। मैं अकेला हूँ और मेरे साथ एक टर्टर है, जो एडिटर, मतलब वही टर्टर, तो क्या ही करता है, तो 2 लोगों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं होती है, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी हमसे बहुत बार कहा भी गया कि सर आप पैसा ऐड कर लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हमने कहा ना भैया, जब जो चीज़ आसानी से मिल सकती है, सबके लिए भला हो सकता है, तो क्या जरूरत है सब ऐड करने का, ठीक है। तो जो चीज़ हम वहाँ डालेंगे वही चीज़ यहाँ भी डालेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बात खत्म करते हैं, अब चलते हैं आज की वीडियो पे। तो आज की वीडियो शुरू की जाए। तो सबसे पहला काम है हमारा वायरस जो वर्ड है, उस वर्ड को पकड़ के इसका ही पोस्टमार्टम करने का। सबसे पहली बात आई कि ये वायरस वर्ड कहाँ से आया है। हमको पता ही है कि लैटिन वर्ड से आता है, तो वैसे ही ये भी लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन में इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है वेनम। वेनम मतलब क्या होता है, जहर यानी कि पॉइजन। तो सिंपली वायरस को स्टार्टिंग से ही क्या कहा जा रहा था, वायरस यानी कि जहर के नाम से जाना जाता था, पॉइजन के समान है। और बात सच्चाई भी है, बिल्कुल सही भी है। आज देख लीजिए चाइना में फिलहाल से फिर से क्या कंडीशन हो रही है, आप सभी के सामने दिख रहा है क्या हाल हो गई है, रोज कितनी मौतें हो रही हैं, और उसका रीज़न क्या है, वायरस यानी कि कोरोना वायरस। शायद 2019 या 20 से पहले शायद इस वर्ड को कोई उतना सीरियसली नहीं लेता था, वायरस है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब 2020 ने उसे इतना सीरियसली लेना सिखा दिया है कि अब आप इस नाम को हमेशा याद रखेंगे, जिसका नाम है कोरोना वायरस, या नॉर्मली आप कह सकते हैं वायरस। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, वायरसेस आर नॉन सेलुलर माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शनस एजेंट दैट कैन ओनली रेप्लिकेट इनसाइड अ होस्ट सेल। यानी कि सिंपल सी बात है, जो आपका ये वायरस होता है ये नॉन सेलुलर होता है। नॉन सेलुलर मतलब अकोशिकीय होता है, समझ रहे हैं। अकोशिकीय का मतलब होता है ये बिना किसी कोशिका का बना होता है। अब सोचिए, हमें क्या सेल थ्योरी में हमें क्या पढ़ाया जाता है कि जो सेल है वो लाइफ की सबसे फंडामेंटल यूनिट है या सबसे बेसिक यूनिट है। यानी कि अगर किसी के अंदर सेल नहीं है तो समझ लीजिए वो डेड है, जिंदा ही नहीं है, मरा हुआ चीज़ है। लेकिन आपका देख सकते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल है जिसका नाम वायरस है, जो अजीबोगरीब स्थिति में, अभी मैं इसके बारे में आगे और बात करूंगा। तो अभी आप यहाँ पे समझिए कि आपका नॉन सेलुलर होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म होता है, आपकी बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है, और इन्फेक्शियस एजेंट है, जानते ही है, बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन को फैलाने का काम करता है। ये जो कोरोना फैल रहा है उसमें क्या है, ये इन्फेक्शियस ही है, बहुत तेजी से फैलता है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा घातक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो वही चीज़ लिखी है, माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट दैट कैन
ओनली रेप्लिकेट, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में रेप्लिकेट होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब ये किसी होस्ट सेल के अंदर पहुंच जाए तो, वरना जब तक ये होस्ट सेल के बाहर है, जब तक ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूर है, तब तक इसका कोई अस्तित्व नहीं है, मरा पड़ा हुआ है, कहीं कोने अतड़े में पड़ा रहता है। समझ लीजिए, आप कह सकते हैं जस्ट लाइक हमरा जैसे, हम भी घर में कहीं भी कोने अतड़े में पड़ा रहता हूँ, कोई हमको जब खाने का नाम ले लेता है तो हमारे अंदर आंखों में चमक आ जाती है, वरना ऐसे ही घर में कहीं फालतू सा कोने सोने में पड़ा रहते हैं। वही हाल लगभग वायरस का भी है, ऐसे ही हर जगह फैला रहता है। जैसे ही उसको किसी ने टच किया, यानी कि एक तरीके से खाना दिया, क्योंकि जब आप उसको टच करते हैं तो वो आपकी बॉडी पर आ जाता है, और आपकी बॉडी पे आने के बाद वो आपके अंदर इंटर कर जाता है, तो एक तरीके से उसको खाना खाने का, उसको ग्रोथ करने का, उसको प्यार करने का, रिप्रोडक्शन करने का साधन मिल जाता है। यानी कि जब तक वो किसी होस्ट सेल से बाहर है तब तक उसकी कहानी ख़त्म है, कोई उसका लेना देना नहीं है। जैसे ही वो किसी होस्ट सेल के अंदर, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंचा, तो ही उसके अंदर ग्रोथ पॉसिबल है, तो ही उसके अंदर रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, तो ही उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी होस्ट सेल के अंदर पहुंच जाए तब, वरना वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जिस तरीके से कोई भी आता है हमको कूट के चला जाता है पर हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसी तरीके से वायरस को भी कोई भी आता है और कूट के चला जाता है पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, हाय मेरा बच्ची, हम दोनों में कितनी सिमिलरिटीज़ हैं, कितनी समानता है। चलिए आगे देखिए। लेकिन जैसे ही वो वायरस को कूटते हैं, यानी कि जब उनको टच कर रहे होते हैं, जब उनको मार रहे होते हैं, तो वायरस उनके ऊपर आके चिपक जाता है और धीरे धीरे फिर उनकी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। तब वो उनको अपनी शक्तियों का एहसास करवाता है कि हमको कमज़ोर समझ के मारे थे, अब देखो। ठीक उसी तरीके से जब लोग हमको कूट के चले जाते हैं और फिर जब अपना हाथ चेक करते हैं तो उनको दर्द, अंदरूनी दर्द और चोट ही चोट, और कभी कभी तो खून निकलने का भी एहसास होता है। तब उनको समझ में आता है कि हाँ है हड्डीदार बॉडी थी, गलती कर दिया मार के। बात तो सही है। चलिए छोड़िए, बहुत ही भयावह कहानी है, आगे सुनिए। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये सालों सालों तक बाहर उसी डेड कंडीशन में, उसी नॉन लिविंग कंडीशन में पड़े रहते हैं। और जैसे ही सालों सालों तक, ऐसा कोई बात नहीं है कि 4-5 दिन नहीं मिलेगा तो मर जाएगा ना, सालों सालों तक उसी कंडीशन में वहाँ पर पड़े रहते हैं, वैसे ही पड़े रहते हैं। और जैसे ही जिस दिन भी उनको कोई होस्ट सेल मिला, वो वापस से जागृत होकर, यानी कि जीवित होकर, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी वजह से, इन्हीं सभी कैरेक्टर्स की वजह से जो आपका वायरस होता है उससे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का कनेक्टिव लिंक माना जाता है। यानी कि वही, मतलब एक तरीके से ये निर्जीव चीज़ और सजीव चीज़ को जोड़ने की कड़ी मानी जाती है। ठीक है, इनके बीच की ये कनेक्टिव लिंक मानी जाती है। इसके आगे सुनिए, जिस तरीके से वायरस की, मतलब माफ़ कीजिएगा, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते थे। साइटोलॉजी, साइटो का मतलब सेल हो गया और लॉजी का मतलब स्टडी, तो सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। उसी तरीके से वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। वायरो प्लस लॉजी, वायरो का मतलब वायरस और लॉजी का मतलब स्टडी, तो वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। एक्सक्यूज मी मालिक, मेरा आपसे एक सवाल था। मैं आपका एडिटर यानी कि टाइटर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से सेल की स्टडी को साइटोलॉजी और वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं, तो अगर कोई कुकुर का स्टडी करे तो उसको कुकुरोलॉजी कहेंगे? गुस्सा नहीं करिएगा, हम बस ऐसे पूछ रहा था, गुस्सा नहीं, आराम से। अगर आपका जवाब देने का मानना है तो आप हमको कोने में मार भी सकते हो, आपके घर का ही एडिटर हूँ, जान देता हूँ, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। पढ़ाओ ना मालिक, पढ़ाओ, मैं माफ़ करना, सॉरी। इतना मार देंगे ना टटर, तुम्हारा मुंडी ठीक हो जाएगा, बता दे रहे हैं हम, दिमाग खराब करके रखता है। देखिए आगे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वायरस कैन नॉट बी क्लासिफाइड आइदर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने यानी कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वायरस को ना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्लासिफाइड किया जा सकता है और ना ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्लासिफाइड किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो सेल के बाहर है, किसी होस्ट के बाहर है, तब तक वो नॉन लिविंग था। लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट सेल के कांटेक्ट में आता है, वो वापस से लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाता है। तो इसी वजह से इनको क्लासिफाइड करना बहुत ही एक क्रिटिकल कंडीशन है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको ठीक तरीके से साइंटिस्ट क्लासिफाइड नहीं कर पाते हैं, यही रीज़न है। इसी वजह से यह लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का कनेक्टिव लिंक माना जाता है, इनके बीच का संयोजक कड़ी माना जाता है, जो इनको जोड़ने का काम, इनको कनेक्ट करने का काम करता है।
उसके आगे देखिए, अ वायरस कैन बी इन्फेक्शनस एजेंट विच ओनली रेप्लिकेट विद इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो चीज़ मैंने आपको बताई दी, ये तभी अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, अपनी संख्या को बढ़ा सकता है जब ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर हो। बाहर से तो घंटा नहीं कुछ होने वाला इनसे, ठीक है। इसी वजह से ये तब ही रेप्लिकेट करेगा जब किसी होस्ट के अंदर हो, जब किसी इंसान के, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि ये आपका ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है, ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि ये क्या है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, तो सिंपल सी बात है, समझ लीजिए ऐसा पैरासाइट जो अपने होस्ट के सेल के भीतर ग्रो करने या रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी रखता है। यानी कि सिंपल सा कहना है कि वो तब ही ग्रो करेगा या तब ही रिप्रोडक्शन करेगा या तब ही अपने आप को रेप्लिकेट करेगा जब वो किसी होस्ट के सेल के अंदर हो। यानी कि किसी होस्ट के अंदर होगा तब ही वो अपने आप को क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, अपने आप को ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो पैरासाइट होते हैं उसको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहते हैं। तो आप नॉर्मली आप ये भी कह सकते हैं कि ये स्मॉल पैरासाइट होते हैं, ठीक है। वो स्टार्टिंग की जो थी ना लाइन, नॉन सेलुलर माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शनस एजेंट एंड करके स्मॉल पैरासाइट होते हैं, आप ऐसे लाइन में डाल सकते हैं। बाकी बात की जाए कि वायरस किससे मिलकर बने होते हैं या इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपली, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। देखिए, मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन, ठीक है। ये आपके जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए, ये आपके जो अंदर वाली प्रॉपर्टीज़ है, ये आपका होता है डीएनए और आरएनए। ये आपका घिरा होता है आपकी प्रोटीन कोट से, ठीक है। इसी प्रोटीन कोट को ही कहा जाता है कैप्सिड। तो जो आपका कैप्सिड होता है वो प्रोटीन से बना होता है, वो प्रोटीन की लेयर से बना होता है, और जो उसकी सबसे बाहरी इन्वेलप होती है वो यही है। तो ये तीन चीज़ है आप कह सकते हैं। तो एक आपका इन्वेलप, दूसरा आपका प्रोटीन कोट जिसे हम कैप्सिड के भी नाम से जान रहे हैं, और तीसरा आपका इसके ही अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड या कह लीजिए डीएनए या आरएनए, माफ़ कीजिएगा, डीएनए और आरएनए। चलिए, इन चीज़ों को तो हम आगे देखेंगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला था, नाम था जिसका नॉन सेलुलर। अब हमको पता हो गया कि जो वायरस है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बिना किसी सेल का पाया जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, नॉन सेलुलर यानी कि अकोशिकी, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बिना किसी सेल का पाया जाता है, दैट एग्जिस्ट विदाउट एनी सेल्स। अब ये सुनते ही आधा दिमाग घूम जाता है, क्योंकि हमने साइटोलॉजी में समझा था कि जो सेल होती है, चाहे वो यूनिसेलुलर ही क्यों ना हो, एक कोशिकी ही क्यों ना हो, लेकिन एक सेल तो होनी चाहिए ना। तो लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट होती है आपकी सेल। अगर वो भी नहीं है तो फिर ये जीवित कैसे है, क्या कह रहे हैं। इसी वजह से, इन्हीं सभी कारणों की वजह से ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसके बारे में कहना बहुत तरीके से सही नहीं है। 100 साल से भी अधिक समय से आप कह सकते हैं कि इस टॉपिक ने, इस वायरस जो एक वर्ड है, इसने साइंटिस्टों को फंसा के रखा है 100 साल से भी अधिक समय से, कि इसका क्लासिफिकेशन किधर करें, मतलब कैसे इसको क्लासिफाई करें, इसको नॉन लिविंग में काउंट करें कि लिविंग में काउंट करें, क्या करें। क्योंकि बायोलॉजी तो हमें यही बताती है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। यानी कि भले का से एक ही सेल से मिलकर बने हो, लेकिन बने तो होते हैं ना। लेकिन यहाँ पे तो बिना किसी सेल का है, ये क्या ही कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट बनाती है। हमें पता है कि लाइफ की जो सबसे फंडामेंटल यूनिट होती है या जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो आपकी सेल होती है। तो अब उसी से मिलकर बना हुआ है। अब इसमें तो लाइफ की ये जो फंडामेंटल यूनिट है वो भी नहीं पाई जा रही है। तो ये कैसे, किधर गिना जाए, इसको इधर गिना जाए, किसको उधर गिना जाए, इसको मरा हुआ गिना जाए, इसको जीवित गिना जाए। इसी वजह से ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसके बारे में बहुत डिबेट होते रहते हैं, लेकिन चीज़ें अभी तक स्पष्ट नहीं हैं कि इसे हम किस तरफ रखें। इसीलिए इसे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का माना जाता है। इनको कनेक्ट करने की जो संयोजक कड़ी के रूप में, ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में इसे जाना जाता है।
तो यहाँ तक हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर नॉन लिविंग कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं और लिविंग कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं। उन सभी को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से नॉन लिविंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। आपको पता है कि इनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। जो सेल के अंदर ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जो उनके अंदर अंग पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी कि कोशिकांग पाए जाते हैं, वो इनमें होते ही नहीं है। इनमें सब चीज़ का अभाव होता है, कुछ होता ही ना आपका साइटोप्लाज्म, ना न्यूक्लियस, ना आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ना राइबोसोम, कुछ नहीं, सब गायब। तो ये सारी चीज़ें किस ओर इशारा कर रही है? इसी ओर कर रही है कि ये आपकी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसीलिए ऐसे ही बहुत सारी और भी चीज़ें, ये बहुत सारे और भी नॉन लिविंग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं पाया जाता है, इसका अभाव होता है। हम इसे क्रिस्टल के फॉर्म में इसे इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसा इकलौता ऑर्गेनिज्म है जिसे हम क्रिस्टल के फॉर्म में रख सकते हैं। जिस तरीके से हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्रिस्टल के फॉर्म में इकट्ठा करके अपने पास सकते हैं, उसी तरीके से हम वायरस को भी रख सकते हैं। इसी वजह से ये एक तरीके का नॉन लिविंग कैरेक्टर को शो कर रहा है। मेटाबॉलिज्म नहीं पाया जाता है, इसी वजह से डाइजेशन नहीं होता है। वही सब चीज़ें, तो मतलब डाइजेशन नहीं, एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है। हाँ, किसी होस्ट की बॉडी के बाहर है, यानी कि जब तक ये बाहर पड़ा हुआ है तब तक ये डेड रहता है, इनएक्टिव रहता है, अक्रिय मतलब एक्टिव नहीं रहता है, मतलब वही कहना है, इनएक्टिव रहता है। हिंदी में से क्या कहते हैं? अक्रिय, हाँ याद आ गया, निष्क्रिय रहता है, निष्क्रिय। तो वही चीज़ लिखी है कि जब ये किसी होस्ट की बॉडी के बाहर रहता है तब ये इनएक्टिव रहता है, और जब वो बॉडी के अंदर आएगा तो ही वो एक्टिव कंडीशन में आता है। इसमें आपका सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इन सभी का अभाव होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, मतलब साइटोप्लाज्म भी नहीं पाया जाता। मतलब का ही बताएं, कितनी खराब स्थिति में बेचारा सेल है, मतलब अब आपका वायरस है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूसिंग एंजाइम सिस्टम भी नहीं पाया जाता है। का ही पाया जाएगा जब ये मरा हुआ इंसान में, का ही देख रहे हैं आप, मरा नहीं है, जीवित है। इसमें कुछ भी नहीं होता है, और ये सभी क्या बना रहे हैं? उसको नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करने वाला बना रहे हैं। ये सभी जो सिस्टम है वो एक नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर देखने को हमें मिलती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। अगर पॉइंट वाइज जाएंगे तो जो जो चीज़ सेल में पाई जाती है वो इसमें नहीं पाई जाती है, तो वो सब इसमें डाल देंगे, लेकिन रहने दीजिए, इतना ही बहुत है। अब हम बात करते हैं इसके लिविंग कैरेक्टर के ऊपर कि इसमें क्या क्या चीज़ ऐसी पाई जाती है जिसकी वजह से ये लिविंग कैरेक्टर्स को शो करता है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये किससे किससे मिलकर बना होता है। तो मैंने आपको बताया था इसके सबसे बाहरी एक लेयर होती है जिसे हम एनवलप कहते हैं। उसके अंदर की जो लेयर होती है वो प्रोटीन कोट होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं, क्या नाम था उसका? अरे मालिक, कैप्सिड नाम था, क्या ही करते हैं। तो उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। उस प्रोटीन कोड को ही कैप्सिड, या कैप्सिड जो आप होता है वो आपका प्रोटीन कोड से ही बना होता है, ये आप चीज़ें समझ लीजिए। और उसके अंदर क्या होता है? आपका जेनेटिक मटेरियल, यानी कि न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए या आरएनए। सिंपल सी बात है मालिक, आपको कुछ पता ही नहीं होता है, चले आते हैं मुँह उठा के बैक। बेइज्जती करता है तू हमारी। कोई बात नहीं, बात तो सही है, हम भूल ही गया था। तो प्रेजेंस अब क्या होता है? वही आपका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो हमें लगता है कि हाँ भैया ये लिविंग प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है। इसके अलावा ये आपके म्यूटेशन की कंडीशन में जाने के लिए कैपेबल होता है, समर्थ होता है, इस वजह से भी ये एक लिविंग प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। इसके अलावा ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करने में भी मतलब योग्यता रखता है, अपनी संख्या को बढ़ाने की भी, अपने आप में ग्रोथ करने की भी एबिलिटी रखता है। इसी वजह से ये एक लिविंग प्रॉपर्टी को शो करता है। और सबसे बड़ी योग्यता तो आप भूल ही गए हैं कि बहुत तेजी से डिजीज को कॉज करने की योग्यता रखता है, बहुत तेजी से रोग को फैलाता है। फिलहाल में चाइना को देखिए ना, कितना प्यार से देखेंगे, देखते रहिए, क्या मतलब गजबे हाल है, गजबे हाल है। तो बस इसी, ये तो सबसे खास इसकी क्वालिटी है, इसको कैसे भूल सकते हैं आप। और आप उसमें देख ही सकते हैं कि किस तरीके से उसमें म्यूटेशन देखने को मिल रहा है, अपने आप को इतना परिवर्तन कर रहा है, इतना अपने अंदर उस परिवर्तन ला रहा है, चीज़ों को इतना लायक बना रहा है कि किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी से लड़ने के लिए सामर्थ्य करता है, अपने आप में परिवर्तन लाता है। आप वैक्सीन लगवा लगवा के थक जाएंगे, ये अपने आप को म्यूटेशन कर करके और डेवलप कर रहा है। मतलब वायरस से आप सीख सकते हैं कि अगर आप उसके लिए जितना लाइन खड़ा करते जा रहे हैं, उसके लिए जितना बैरियर लगाते जा रहे हैं, वो अपने आप में और डेवलप होकर एक बड़े रूप में आपके सामने पड़ा आ रहा है, और आपकी सारी दवाई धरी की धरी रह जा रही है।
तो यहाँ तक आपने इसके लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स को देखा है। अब जरा इसके जनरल कैरेक्टर को देख लीजिए कि वायरस के अंदर नॉर्मली कौन कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं। ये तो हमने अलग अलग पार्ट करके देखा, जहाँ पे इसके हमने लिविंग कैरेक्टर को देखा और इसके नॉन लिविंग कैरेक्टर को देखा, लेकिन इसके अब हम बात करेंगे कि वायरस में जनरल कौन कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं, तो वो भी आप देख लीजिए जल्दी से। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे लिख दी है, आप यहाँ से देख के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सारे वही कैरेक्टर हैं जो मैंने आपको नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में बताए हैं, बस उनका ही मिश्रित रूप है, उनका मिला हुआ यहाँ पे फॉर्म है। ठीक है, आप इसे पढ़ के समझ जाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो हम अगली वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझ जाएंगे। अब हम जरा सी बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ वायरस की। ठीक है, कि किसने खोजा था, किस तरीके से क्या हुआ था, ज़रा उसको समझना आपका बहुत ज़रूरी है। देखिए 1892 में लेवानोस्की, या कह लीजिए इसको पढ़ा जाता है इवानोस्की के द्वारा 1892 में टोबैको के ऊपर, वो जो तंबाकू का पत्ता नहीं होता है, उसी के ऊपर एक चीज़ की खोज की गई थी। ठीक है, उन्होंने एक इन्फेक्शनस एजेंट के बारे में बताया, उन्होंने उसकी पहचान की कि इस तंबाकू के पत्ते के ऊपर, इस टोबैको के लीव्स के ऊपर एक इन्फेक्शनस एजेंट है, फैलने वाला एजेंट है। अब वो क्या है वो हमको पता नहीं, लेकिन वो एजेंट बैक्टीरिया से भी छोटा है। ठीक है, क्योंकि वो बैक्टीरियल जो फिल्टर पेपर है उसमें से छन के निकल जा रहा है। तब उन्होंने इतनी बातें बताई थी 1892 में। ठीक है, फिर बाद में 1898 में बेंजरिक करके एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे अच्छे से देखा, परखा और फिर बताया कि ये आपका वायरस है, या उन्होंने ही इसे वायरस नाम दिया। चूँकि उस टाइम पे उन लोगों ने टोबैको के पत्ते के ऊपर ही देखा था, और ये जो आपका वायरस था वो मोज़ेक की आकृति के जैसा था, इसी वजह से उसी वायरस का नाम पड़ा टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसकी वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये भी बीएससी थर्ड ईयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शायद अब ये चीज़ें बीएससी फर्स्ट ईयर में हो गई है, जहाँ पे जिनका यहाँ सिलेबस सेमेस्टर वाइज हो गया है, तो आप वहाँ से भी जाकर चीज़ें देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये पूरा आज की वीडियो में थोड़ा बातचीत ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी हमने काम भर की बहुत सारी चीज़ों को देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी टॉपिक ही खत्म कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत पसंद आएगी तो कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो टाटा बाय बाय।